हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स के बारे में। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट है www.polytechnic24.in। वहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस या फिर स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रेक्टिफायर्स के बारे में। तो रेक्टिफायर्स दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ये दो टाइप का होता है। पहला है अनकंट्रोल रेक्टिफायर और दूसरा होता है कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए दोस्तों, अनकंट्रोल और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम डायरेक्टली डायोड का यूज करते हैं और कंट्रोल रेक्टिफायर में थायरिस्टर का यूज़ करते हैं। थायरिस्टर का यूज़ करेंगे। डायोड में क्या होता है, डायोड में गेट पल्स देने का प्रोविज़न नहीं होता। इसमें जैसे ही पी साइड में हायर पोटेंशियल और एन साइड में लोअर पोटेंशियल होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये चालू हो जाता है और ये काम करने लगता है। और थायरिस्टर में ऐसा नहीं होता। ये फॉरवर्ड बाइस्ड होने के बाद भी जब तक हम इसमें गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये टर्न ऑन नहीं होगा। यही एक कंट्रोल रेक्टिफायर और अनकंट्रोल रेक्टिफायर में डिफरेंस होता है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले अनकंट्रोल रेक्टिफायर में। एक समझ जाइएगा तो दोनों समझ जाइएगा। जैसे कंट्रोल रेक्टिफायर अच्छा से जान जाइएगा तो अनकंट्रोल अपने आप समझ जाइएगा, अनकंट्रोल समझ जाइएगा तो कंट्रोल समझ जाइएगा। तो हम लोग को सबसे पहला देखेंगे सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर ये है। पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। रेक्टिफायर का जानते हैं किस लिए यूज करते हैं। रेक्टिफायर का यूज करते हैं हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो एसी सिग्नल हम लोग इनपुट में देते हैं तो एसी सिग्नल का ऐसे सिंबल होगा। इनपुट दिए भी इनपुट, ठीक। और हम लोग यहाँ पे एक लगाते हैं थायरिस्टर। कंट्रोल रेक्टिफायर में पहले ही बताया ही नहीं दिए थे किस चीज़ का यूज़ करते हैं, थायरिस्टर का। थायरिस्टर का सिंबल कैसे होता है, एक डायोड बनाकर यहाँ पे एक गेट पल्स, ठीक। इसका नाम क्या होता है, गेट होता है। फिर यहाँ पे एक लोड लगाते हैं। पहले हम लोग रेसिस्टिव लोड के साथ देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव लोड के साथ देखेंगे। ये क्या है हम लोग का, रेसिस्टिव लोड है। रेसिस्टिव लोड, फिर इसके अक्रॉस करंट फ्लो करने का मान लेते हैं आउटपुट करंट IO, और ये है आउटपुट वोल्टेज। इसके क्रॉस का वोल्टेज का क्या मान है, आउटपुट वोल्टेज VO, और इसके क्रॉस का वोल्टेज को VT, थायरिस्टर वोल्टेज, ठीक। और VN इनपुट वोल्टेज साइनसोइडल है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, VM sin ओमेगा टी, राइट। अब देखिए, हम लोग इसका वेव फॉर्म बनाते हैं, इनपुट का वेव फॉर्म बनाते हैं। पहले सिंगल फेज है तो सिंगल फेज का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। ओमेगा टी, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, राइट। देखिए इनपुट वोल्टेज देंगे ऐसे, इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, राइट। इसको और एक बार यहाँ डाल देते हैं, ओमेगा टी, राइट। अब देखिए ये थायरिस्टर है। थायरिस्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सिर्फ ये फॉरवर्ड बाइस्ड होने से काम नहीं चलेगा। इसमें जब तक हम लोग गेट करंट यानी कि गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये टर्न ऑन नहीं होगा। और जब ये टर्न ऑन हो जाएगा गेट पल्स देने के बाद तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अपेयर करेगा, जीरो करेगा, वोल्टेज अपेयर करेगा, VT बराबर जीरो हो जाएगा। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यदि इसमें करंट गेट पल्स नहीं दिए रहते हैं तो ये क्या होता है, टर्न ऑफ रहता है। तो इसमें कितना वोल्टेज अपेयर करेगा, जितना हम इनपुट वोल्टेज देंगे, ठीक। तो देखिए अब गेट पल्स यहाँ देंगे तो चलिए गेट पल्स कब कब देंगे उसका एक ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, गेट पल्स गेट करंट का ग्राफ बनाता है, ठीक।
देखिए ये कितना होगा, पाई एक्स 180 डिग्री, ये क्या होगा 2 पाई 360 डिग्री, ये क्या होगा 3 पाई 540 डिग्री। ठीक, तो देखिए ये देखिए थायरिस्टर थायरिस्टर को कब ऑन कर सकते हैं, रिवर्स बाइस में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, रिवर्स बाइस में हम कभी भी थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, चाहे हम कितना भी गेट पर से दे देंगे फिर भी रिवर्स बाइस में थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या थायरिस्टर को पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या थायरिस्टर ऑन हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक हम इसमें गेट पल्स नहीं देंगे तब तक थायरिस्टर ऑन नहीं होगा। चलिए हम इसको मान लीजिए कि यहाँ पे हम गेट पल्स दे रहे हैं, इस जगह पे गेट पल्स दे रहे हैं। यहाँ पे कोई एंगल लेके हम बना सकते हैं, लेकिन यदि एंगल लेके बना देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और बाद में यदि हम न्यूमेरिकल इसका बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम गेट पल्स की जगह कांस्टेंट 30 डिग्री 60 डिग्री कोई लेने के बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे गेट पल्स जिस टाइम पे देते हैं, पल्स टाइम पे देते हैं, जिस टाइम पे देते हैं उस टाइम को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। ठीक है, फायरिंग एंगल, फायरिंग एंगल। और फायरिंग एंगल को डिनोट किससे करते हैं? अल्फ़ा से, अल्फ़ा से हम डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग गेट पल्स दे रहे हैं, ठीक, ये कहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग गेट पल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये चालू रहा, फिर ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, तो यहाँ पे हम गेट पल्स देंगे भी तो क्या ये काम करेगा? ये थायरिस्टर नहीं करेगा जब तक ये अगेन फॉरवर्ड बाइस्ड में नहीं होगा तब तक। तो फॉरवर्ड बाइस्ड क्या है, हम लोग फायरिंग एंगल यहाँ पे लिए हैं, मान लीजिए हम लोग फायरिंग एंगल 30 डिग्री लेते हैं, तो 30 डिग्री फिर से ये फॉरवर्ड बाइस्ड होने के 30 डिग्री के बाद तो हम लोग अल्फ़ा डिग्री लिए, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड के बाद अल्फ़ा डिग्री जब होगा तब यहाँ पे हम गेट पल्स देंगे, तब यहाँ पे फिर चालू होगा। ठीक, तब देखिए यहाँ आउटपुट वोल्टेज का हम ग्राफ बनाते हैं। ओमेगा टी, ये क्या आउटपुट वोल्टेज भी हो, देखिए देखिए हम लोग कहाँ पे गेट पल्स दिए हैं, यहाँ पे गेट पल्स दिए हैं। गेट पल्स देने के बाद ही हमारा थायरिस्टर यहाँ पे चालू हुआ। इससे पहले थायरिस्टर हम लोग का चालू था नहीं था, तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को यहाँ पे पेड़ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम गेट पल्स दिए तब ये थायरिस्टर चालू हुआ, उसके बाद ही हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस टाइप से सेम ग्राफ, राइट। अब देखिए रिवर्स बाइट हो गया, तो ये टर्न ऑफ हो गया, अपने हम स्वतः टर्न ऑफ हो जाएगा, और गेट पल्स देने या नहीं देने से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमको कुछ देखने को मिलेगा नहीं देखने को मिलेगा। हम लोग इसका फॉरवर्ड बाइस्ड होने का वेट करते हैं। फॉरवर्ड बाइस्ड होने के बाद फिर से यहाँ पे गेट पल्स दिया गया फायरिंग एंगल अल्फा पे। गेट पल्स देने के बाद फिर यहाँ पे जो ग्राफ है वही फिर से ही हमको यहाँ पे रिपीट देखने को मिलेगा। ये हो गया हम लोग का वोल्टेज का वेव फॉर्म, और हम लोग करंट का वेव फॉर्म बनाते हैं। करंट का देखिए हम लोग करंट और वोल्टेज का वेव फॉर्म किस पे डिपेंड करता है, लोड किस टाइप का है। तो लोड हम लोग का अभी क्या लिया है, रेसिस्टिव लोड लिए हैं। तो रेसिस्टिव लोड में जानते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, सेम फेज में होता है, यानी कि फेज एंगल कितना होता है इसमें, वोल्टेज और करंट के बीच में रेसिस्टिव लोड में 0 डिग्री होता है। तो सही फेज में, तो जैसा वोल्टेज का ग्राफ होगा वैसा ही करंट का ग्राफ होगा। तो देखिए जस्ट ऐसा ही सेम ग्राफ बना देंगे वोल्टेज का, आउटपुट करंट का यहाँ पे ग्राफ बनाता है। तो रेसिस्टिव लोड है तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना 0 डिग्री का एंगल बनता है और सेम फेज में होता है। तो क्या इसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, सेम एक ही जैसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बना देते हैं सेम, यहाँ पे हो गया। और आप लोग यहाँ और एक चीज़ का ग्राफ ले सकते हैं, यहाँ पे थायरिस्टर का ग्राफ
कब कब थायरिस्टर वोल्टेज का ग्राफ, थायरिस्टर के वोल्टेज का ग्राफ कब होगा, जब जब यहाँ पे टर्न, और जब यहाँ पे ये जब जब टर्न ऑफ हुआ तब तब थायरिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज दिखेगा, जो इनपुट वोल्टेज दिए हैं वही वोल्टेज देखने को मिलेगा। यानी कि जब जब यहाँ पे ऑफ होगा तो उसके पहले वाला वोल्टेज किस में देखने को मिलेगा, थायरिस्टर वोल्टेज में दिखने का। तो उसका ग्राफ यदि बनाना चाहते हैं तो वही बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज का। ये कितना वोल्टेज आया, आउटपुट वोल्टेज हुआ, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेशन करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज को ही हम लोग आउटपुट डीसी वोल्टेज ही बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ऑफ VM साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। और 0 से लेकर टाइम पीरियड तक इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड मतलब है कि जहाँ से कि ये वाला साइकिल आउटपुट वोल्टेज है, वो वाला साइकिल जहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा है उसी वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड हुआ, ठीक। तो टी का मतलब है यहाँ पे टाइम पीरियड, जहाँ से कि दोबारा से एक साइकिल चालू हो रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट वोल्टेज में यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, इसके बाद से ये दूसरा साइकिल रिपीट हो रहा है इसी को, यानी कि जहाँ से दोबारा से वेवफॉर्म रिपीट करना चालू होता है वो एक कंप्लीट उसका टाइम पीरियड हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक उसका टाइम पीरियड है, ठीक। तो इसको अल्फा है और ये क्या है, पाई है, ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है फिर अल्फा है, यानी कि 2 पाई प्लस अल्फा है, ये 2 पाई प्लस अल्फा है ये, ठीक। तो देखिए हमको टाइम पीरियड लेना है, तो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड है। तो यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए ये पूरा में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ कट जाएगा तो बचा कितना 2 पाई। तो कितना हम लोग का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई है। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड क्या है 1 बाय 2 पाई। अब 0 से टाइम पीरियड 2 पाई तक, ठीक। VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। देखिए 1 बाई 2 पाई। अब देखिए 0 से 2 पाई तक, देखिए 0 से 2 पाई तक है एक टाइम, यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 है, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो चलिए उसी 0 से 2 पाई को 0 से 2 पाई तक का 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। एक यहाँ से अल्फ़ा से पाई तक लेंगे और एक पाई से 2 पाई से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ अल्फ़ा से चालू हो रहा है हमारा, तो एक अल्फ़ा से लेके चल जाएंगे पाई तक, VM साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और दूसरा क्या है पाई से 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। देखिए दोस्तों पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक, यहाँ पे देखिए ग्राफ में पाई यहाँ है, पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक कोई वैल्यू है, पूरा 0 है ना, पूरा 0 है, कोई वैल्यू नहीं यहाँ से तक। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं सिर्फ 1 बाई 2 पाई, अल्फ़ा से लेकर के 2 पाई, उसके बाद VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब देखिए VM यहाँ पे क्या है, VM कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन का रूल जानते ही हैं कि कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो VM कांस्टेंट है तो VM को बाहर लेके आ जाते हैं, VM बाई 2 पाई, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं अल्फ़ा से लेकर के 2 पाई तक साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसको यदि हम इंटीग्रेट करते हैं VM बाई 2 पाई, तो ये साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी होगा।
और इसका लिमिट है यहाँ अल्फ़ा से 2 पाई तक, तो लिमिट यहाँ पुट करते हैं अल्फ़ा से 2 पाई तक। तो इंटीग्रेशन का एक और बहुत ही ईजी रूल है दोस्त कि माइनस हटाने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये माइनस हटाने के लिए हम लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे 2 पाई नीचे आ जाएगा और अल्फ़ा ऊपर चल जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, Vm/2 पाई। उसके बाद cos ओमेगा टी माइनस cos 2 पाई, ठीक। cos ओमेगा टी के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे cos ओमेगा टी, यहाँ cos अल्फ़ा होगा ना, cos अल्फ़ा। अब देखिए क्या होगा, Vm/2 पाई cos अल्फ़ा अब 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस +1, यही यानी कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होगा, यानी कि डीसी वोल्टेज जितना निकलेगा इस सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर से, वो है Vm/2 पाई cos अल्फ़ा +1, यही होगा इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो दोस्तों इतना ही था सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव लोड के साथ सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से।